Hello students, this is video number 3 of rotational motion। और वीडियो नंबर 2 के अंदर हमने डिस्कस किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमने फाइंड करना स्टार्ट किया था डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम्स का, कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम्स का। एक ही बात होती है। उसमें हमने रॉड की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया, उसकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सिस के लिए। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, रिंग की बात करेंगे। आपको सेंटर ऑफ मास का भी याद होगा, हम इंटीग्रेशन में जब डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम्स का हमने सेंटर ऑफ मास निकाला था, तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? रॉड से। सेंटर ऑफ मास में एक समस्या कम थी इससे, यहाँ पे एक्सिस जो बदल जाती है ना बार बार, उसके कारण क्वेश्चन में जो चेंजेस आती हैं उसको हमने अंडरस्टैंड करना है अच्छे से। उसका भी एक हल है हमारे पास कि अगर हमें एक एक्सिस का पता हो तो बाकी एक्सिस का हम बड़े इजीली कुछ थ्योरम्स लगा के फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अभी जो आपका टॉपिक है दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग है नेक्स्ट टॉपिक। इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करेंगे। और जब इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करेंगे तो जरूर बोलो कि किस एक्सिस की बात कर रहे हैं। एक्सिस के बारे में जरूर बात करेंगे। रिंग के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, इट इज अ 1D फिगर। इसमें भी लैम्डा की बात होगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो जरा देखते हैं इसको कैसे प्रोसीड करते हैं। ये आपकी एक यूनिफॉर्म रिंग है। यूनिफॉर्म रिंग का भी मीनिंग आपको समझ आना चाहिए, जिसका मास हर जगह एक जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं कि कहीं पे मोटी और कहीं पे पतली है, बिल्कुल यूनिफॉर्म रिंग है। हर टुकड़े का मास, हर 1 सेंटीमीटर टुकड़े का मास निकालेंगे तो बिल्कुल सेम आएगा। इसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। यहाँ से किसी ने टुकड़ा निकाला 1 सेंटीमीटर का, किसी ने यहाँ से निकाला 1 सेंटीमीटर का, किसी ने यहाँ से निकाला 1 सेंटीमीटर का, किसी ने यहाँ से निकाला 1 सेंटीमीटर का, कहीं से भी निकाला, अल्टीमेटली हर एक का मास अगर सेम आए तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास। हमने नॉन यूनिफॉर्म की भी एग्जांपल की थी लास्ट टाइम, एक रॉड की। उसमें ऐसा नहीं होगा नॉन यूनिफॉर्म वाले में। तो यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे हर जगह मास इक्वल है, और वो मास इसलिए फिर एक कांस्टेंट है। क्या मतलब कि हर सेंटीमीटर का या हर मीटर का मास सेम आए तो उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? लैम्डा के साथ। ये बातें हमें क्लियर हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम पूरी रिंग का फाइंड करते हैं ना, इट इज़ अ वेरी सिंपल एस्पेक्ट। क्यों? मैं आपको रीज़न बताता हूं क्यों। अगर आप कोई भी टुकड़ा ले लो ना, यहां से छोटा छोटा कोई भी पीस, कोई छोटा dx हमने लिया, आपको मालूम है हम dx लेते हैं यूनिफॉर्मली मास सिस्टम्स में, कहीं पे भी ले लो, कहीं पे भी, हर जगह इसका डिस्टेंस जो है सेम है। सेम एवरीवेयर, एवरीवेयर इट इज सेम। जब डिस्टेंस हर जगह सेम है तो मैं क्या लिखूंगा? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फॉर्मूला भी अच्छे से मालूम है। I इज इक्वल टू dm, छोटा मास लिया आपने एक dm, आर स्क्वेयर, डिस्टेंस हर जगह रेडियस के बराबर है, प्लस dm आर स्क्वेयर प्लस dm आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर मैंने कॉमन लिया और ये सारे dm ऐड कर दिए, प्लस डैश डैश डैश, है ना? ऐसे dm कितने? इन्फिनिटी। ये सारे dm ऐड करने के बाद टोटल मास आ जाएगा। तो इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू कितना आएगा? एम आर स्क्वेयर। बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है, और आपको डायरेक्ट देख के पता चल जाना चाहिए कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है। जस्ट इसको अपनी लैंग्वेज में लिख के रखना जो मैंने आपसे बात की। बस इसका आंसर क्या आएगा अल्टीमेटली? इट इज़ कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा दैट इज डायरेक्टली मैं देख के बता सकता हूं कि भाई एम आर स्क्वेयर है, क्योंकि हर टुकड़े का, हर dm जो मैंने मास अगर यहां पे लूं, उसका डिस्टेंस हर जगह क्या है? सेम है। इसलिए आर स्क्वेयर को कॉमन ले सकते हो आप। आर स्क्वेयर जब आपने कॉमन लिया तो आपका जो ब्रैकेट में बचा वो बचा dm प्लस dm प्लस dm प्लस dm प्लस dm, सारे dm ऐड कर दिए भाई आपने, तो क्या हो जाएगा? टोटल मास ऑफ द रिंग आ जाएगा। इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? एम आर स्क्वेयर। मान लो अब वही रिंग लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास उसका नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, यानी कि मैं जो भी ये टुकड़े लूंगा ना, ये वाले, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये मतलब इनकी मैं बात कर रहा हूं, ये इनका मास सेम नहीं होगा।
सेम नहीं होगा तो जरा लिख के देखते हैं, जरा पिछली बार जैसे लिखा यहाँ पे भी जरा लिख के देखें। आई इज इक्वल टू क्या बनेगा, डी एम वन आर स्क्वेयर प्लस डी एम टू आर स्क्वेयर प्लस डी एम थ्री, क्योंकि डी एम नहीं लिख सकते क्योंकि सबका मास डी, हर डी एम का डिफरेंट डिफरेंट होगा क्योंकि नॉन नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग है ये, आर स्क्वेयर प्लस डैश 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 डैश। बट अल्टीमेटली क्या हुआ, तुमने क्या किया, तुमने कहा भाई आर स्क्वेयर तो कॉमन ले पा रहा हूं, तो डी एम वन प्लस डी एम टू प्लस डी एम थ्री ये ब्रैकेट में आ गया, ये सारा ब्रैकेट में आ गया, और ब्रैकेट में आने के बाद बाहर लिख दिया हमने आर स्क्वेयर। ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा क्या ये भी अगेन मास है या नहीं है? अरे यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, जब सारे तुमने डीएम ऐड कर दिए एक रिंग के तो क्या टोटल मास बन जाएगा तब भी। तो हमने क्या सीखा इधर से, हमने ये सीखा कि चाहे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग हो चाहे नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास डिस्ट्रीब्यूशन में, आई मीन टू से डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग हो, दोनों केसेस में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम्स आउट टू बी एम आर स्क्वेयर। याद भी रखना है कॉन्सेप्ट के साथ भी और ऐसे भी याद होना, फॉर्मूले याद, रिंग का फॉर्मूला हमें याद हो गया कितना, एम आर स्क्वेयर, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हमें क्लियर कट याद हो जाना चाहिए। अगली बात हम करते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्क की। जब हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्क की बात करेंगे, डिस्क है, अब ये डिस्क का मतलब तुम समझते हो कि जैसे रिंग और डिस्क में क्या डिफरेंस है। ये देखने में जब कॉपी पे बनाओ तो दोनों एक जैसे लगते हैं यार, ठीक है, एक जैसे लगते हैं, यही रिंग यही डिस्क, लेकिन पता क्या डिफरेंस करना आप, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप ना अपनी पेंसिल के साथ थोड़ा इसको शेड कर लेना, ये बताएगा भाई इसके अंदर भी माल है, जिस मटेरियल की ये बनी है डिस्क वो अंदर भी है। रिंग में ये खाली है, ये एयर है, रिंग में ये रिंग हो गई, ये डिस्क हो गई। आपको थोड़ा सा अपने लिए, जब हमने ऊपर लिख दिया डिस्क तो शेड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट आपके लिए कह रहा हूँ फॉर अ बिगनर टू अंडरस्टैंड इट कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या आएगा, तो वो समझने के लिए। सेंटर ऑफ मास में भी हमने ये सब डिस्कस किया था, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ये इट इज़ अ डिस्क, ये डिस्क है, और ये जो डिस्क है ये डिस्क और रिंग में पहले डिफरेंस बता देता हूँ आपको। रिंग बनाओ अपनी कॉपी पे, डिस्क बनाओ अपनी कॉपी पे, दिखती एक जैसी है, लेकिन तुमने क्या करना है, तुमने इसको कर लेना शेड पेंसिल के साथ, इसको पेंसिल के साथ शेड कर लो। मैंने नहीं किया है क्योंकि मेरे पास पेंसिल नहीं है और इधर इससे इनसे नहीं होता शेड, ठीक है, ढंग से नहीं होता है, तो इसलिए मैंने नहीं किया है, बट आप शेड कर लो। बट मैंने जब ऊपर लिख दिया एक बार डिस्क तो फिर कोई ज़रूरत भी नहीं होती शेड करने की। आपको मालूम चलना चाहिए टू अंडरस्टैंड दिस कि आप इसको शेड करो या ना करो। जब आप ऊपर डिस्क लिख रहे हो तो इट मीन्स इट इज़ अ डिस्क, और यू मस्ट अंडरस्टैंड कि डिस्क और रिंग में क्या डिफरेंस है। रिंग में यहाँ हवा है, कुछ भी नहीं है अंदर, और यहाँ पे वो पूरा माल है जो जिसकी डिस्क ये बनी है, ये पूरा अंदर खाली बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया। अब इसको समझने के लिए अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, हमने ये डिस्क ली, इस डिस्क का हमने क्या फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे आपने फाइंड किया था सेंटर ऑफ मास, पूरी की पूरी वैसी डेरिवेशंस हैं। आप प्लीज़ अंडरस्टैंड करना इन बातों को, बड़ी अच्छी डेरिवेशंस हैं, ठीक है। और ये फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए, बोर्ड में कुछ नहीं पूछते ये सब, लेकिन आपको फार्मूला सारा याद होना चाहिए कि कैसे हम कर रहे हैं। इसीलिए मैंने तब भी आपको करवाए थे सेंटर ऑफ मास के केस में भी, और यहाँ पे भी करवा रहा हूँ। यहाँ पे हमने रिंग ले ली, मैंने दिखाई है, यहाँ पे रिंग ली है इस तरह से, ठीक है। इस रिंग का रेडियस कितना है, स्मॉल आर, डिस्क का रेडियस कितना है, कैपिटल आर, इस रिंग की विड्थ कितनी ली है, डी आर। सेम कॉन्सेप्ट, आप प्लीज कंपेयर जरूर करना जब सेंटर ऑफ मास के साथ देखोगे, आप देखना काफी कुछ यहाँ पे सेम है, काफी कुछ। सिग्मा लेते हैं, वहां पे भी लेते थे, यहां पे भी लेते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल मास अपॉन एरिया, बिकॉज दिस इज अ सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है सरफेस मास डेंसिटी, ठीक है। ये सब समझ आ गया आपको। आगे चलें, आगे जब हमने चल के देखा तो क्या दिखा, डीएम की वैल्यू, डीएम की वैल्यू में क्या आया, डीएम इक्वल टू सिग्मा इनटू क्या, डीए। आप एक स्टेप बीच में ऐड कर लिया करो, ठीक है, एक स्टेप ऐड कर लो इसमें। क्या कि आप जब डीएम लिखो ना तो डीएम इक्वल टू लिखा करो सिग्मा इंटू डीए। डीए का मतलब तुमने ये जो एलिमेंट लिया यहां पे छोटा सा, इसका एरिया, तो इसका एरिया किसके बराबर होगा, डीए किसके बराबर होगा, 2 पाई आर इंटू डी आर, 2 पाई आर इंटू डी आर। 2 पाई आर इसकी लेंथ और डी आर इसकी विड्थ, क्योंकि जब तुम इस रिंग को खोलोगे तो ये, इसको खोलोगे तो ये ऐसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी, तो इसलिए तुम याद रख लो, मैं तो कहता हूं याद रख लो, क्योंकि ये बार बार आएंगी ये सब बातें, 12th में भी आएगी।
तो इसलिए इसकी लेंथ कितनी हो गई 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग, और इसकी विड्थ कितनी है डी आर, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ है एक्चुअली ये, नथिंग एल्स। ठीक है, तो डी एम निकाल लिया आपने। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, नेक्स्ट आता है डी आई। डी आई किसके बराबर होगा, डी एम आर स्क्वेयर। बिल्कुल पता है आपको, ये हमने रॉड में भी किया था ये सब। डी एम आर स्क्वेयर, डी एम अभी मैंने निकाला, अब आगे सारी गेम इंटीग्रेशन की और लिमिट्स की। लिमिट आपको पता चलनी चाहिए, मैंने बताई है, सेंटर ऑफ मास में भी यही लिमिट थी, यहाँ पे भी यही लिमिट है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सेंटर ऑफ मास में ना हम सेमी सर्कुलर ले रहे थे, ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे फुल सर्कल क्यों ले रहे हैं, सेंटर ऑफ मास में फुल सर्कल की क्या लोगे यार, सेंटर ऑफ मास वो तो सेंटर में ही आएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ऐसा नहीं है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक बात याद रखनी है, एक्सिस। एक्सिस देखो, अभी एक्सिस के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा उसमें। एक्सिस अभी आप कौन सी रिंग में भी आपने एक्सिस कौन सी ली थी, बिल्कुल सेंटर में और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। यहां पे भी आप कौन सी ले रहे हो, यही सेंटर से पास हो रही है ये एक्सिस, सेंटर से पास हो रही है ये एक्सिस। और ये देखो रिंग के केस में भी ऐसा था और इसके केस में भी ऐसा है, आप इसको समझ सकते हो। ये देखो ये थी आपकी रिंग और ये है आपकी क्या एक्सिस, इसके बीच में यहां दिख रहा है आपको या नहीं, यहां ये आपकी एक्सिस है, ये इसमें से जाती हुई ये आपकी रिंग, ये रिंग बनाई मैंने, और रिंग में से यहां एक्सिस है, ये दिस इज द एक्सिस। इस बात को अंडरस्टैंड करो, दिस इज द एक्सिस। ठीक है, जो अब कॉपी पे नहीं ना बन सकती, तो ये वाली एक्सिस के बारे में हम रिंग में भी बात कर रहे हैं, और यही बात हम किस में कर रहे हैं, यही बात हम सेम इसमें भी कर रहे हैं, डिस्क में भी, और एवरीवेयर हम यही बात करेंगे। जो भी आपका सेंटर होगा, स्फीयर भी लेंगे तब भी उसके सेंटर की बात करेंगे, कि जो आपकी एक्सिस है दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर। ठीक है, बिल्कुल सेंटर। और अगर और कौन कौन सी एक्सिस हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती यार, और बड़ी एक्सिस है, ये वाली एक्सिस भी हो सकती है, ये वाली एक्सिस भी हो सकती है, ये वाली एक्सिस भी हो सकती है, सब डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन हम एक एक्सिस का जब हमें याद हो जाएगा हम उसका फाइंड कर लेंगे, बाकी एक्सिस का निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। देखें आगे, चलो ये आ गया। फिर ये सब इंटीग्रेशन है, कुछ नहीं है इसके अंदर, आपको एक एक स्टेप खुद अच्छे से समझ आना चाहिए। मैंने एक एक करके दिया हुआ है, एक एक स्टेप मैंने करके दिया हुआ है, आपको सबसे इंटीग्रेशन ये समझ आनी चाहिए। सिग्मा की जगह मैंने m अपॉन पाई आर स्क्वायर, वो मैंने ऊपर ही बता दिया, आपको डिफिकल्टी होगी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। मोमेंट ऑफ, इसलिए मैंने लास्ट में ये लिखा है, मैंने हर जगह नहीं लिखा है लेकिन यहां लिखा है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ द मास वहीं होता है जहां सेंटर है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। ये पीपी मैंने क्या लिखा है, आप पूरा लिखना अपने पास। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर इज क्योंकि देखो ना, आप एक बात समझो, जब मैं आप एक बात समझो, अगर मैं ये ना लिखूं, क्या ये नहीं लिखूं, तो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास कर, सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास कर, वो तो ये भी हो सकती है, बट हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। दिस इज डिफरेंट, ये और ये बराबर चीजें नहीं है, ये और ये इक्विवेलेंट नहीं है, बिल्कुल भी इक्विवेलेंट नहीं है। ये बातें हमने समझनी है इसमें मेनली। ठीक है, तो हम अगली डेरिवेशन करते हैं। सिंपल, मैंने बताया ना आपको, डर लगता है एलिमेंट से, डी आई से, डी एम से, डी ए से, वो तो सब आपको पहले ही सेंटर ऑफ मास में बताया। जिसको वो नहीं आता उसको ये भी नहीं आएगा, ये तो गारंटेड है यार। देखो, और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि हॉलो सिलेंडर रिंग की तरह ट्रीट करना है। क्यों भाई, क्यों भाई, देखो ऐसे ट्रीट करना है। एक सिलेंडर है, देखो ये सिलेंडर है, अगर इसको मैं यहाँ से और यहाँ से फोर्स लगाऊं, इसको पिचका दूं, तो ये क्या बन जाएगा, हॉलो सिलेंडर क्या बन जाएगा, रिंग जैसा। और सॉलिड सिलेंडर कैसा बन जाएगा, डिस्क जैसा। ऐसे याद करना है प्लीज आपने, कैसा बन जाएगा, डिस्क जैसा, और ये कैसा बन जाएगा, रिंग जैसा। ठीक है, तो इसलिए इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो सेम आता है, एम आर स्क्वेयर अपॉन 2, और इसका आता है एम आर स्क्वेयर। इसकी कोई डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये है कहानी। अब देखो ये एक और आ गया, क्या है भाई, ये क्वेश्चन पढ़ लो जरा, क्वेश्चन पढ़ लो, क्या लिखा है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द आर्क ऑफ ए डिस्क। उसी डिस्क का ये कुछ पीस हमने काटा है, जैसे पिज्जा में काटते हो आप पीस, वैसा पीस है ये।
ठीक है, तो ये पीस काटा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करके दे, कोई बड़ी बात नहीं है, मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट चाहिए, नथिंग एल्स। ठीक है, तो इसके रिलेशन, इसके आंसर तो आप सबने याद कर लेने हैं, पहली बात समझ लो, ये करा ज़रूर करो, चाहे इन डेरिवेशंस को याद नहीं करना अभी फॉर द टाइम बिंग, लेकिन इनको समझना बड़ा क्रूशल है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कई लोगों को लगता है कि यार ये ज़्यादा हो गया, लेकिन प्लीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इन सब चीज़ों से आपका बहुत माइंड बिल्ड करने के ऊपर काम किया करो, कभी भी किसी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काम नहीं किया करो। मैं एक बात बताता हूँ आपको, आप हमेशा लर्निंग को एक प्रोसेस बनाओ। हर बंदे कोई सीट नहीं निकलेगी ट्वेल्थ में, लेकिन आप कोई बात समझ लेता हूँ, ट्वेल्थ इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यही कोई काम नहीं है। कई लोग ट्वेल्थ के बाद एडजस्ट हो जाते हैं, कई लोग बीएससी के बाद एडजस्ट होंगे, कई बीटेक के बाद एडजस्ट होंगे, कोई एमएससी के बाद एडजस्ट होगा, लेकिन लर्निंग इज़ अ प्रोसेस विच विल गो ऑन। जिसने नाइन्थ में अच्छा नहीं पढ़ा, जो सोचेगा कि भाई मैं नाइन्थ में अच्छा नहीं पढ़ता, क्या करना, नाइन्थ से तो कुछ मिलता नहीं है, ट्वेल्थ में ही अच्छा पढ़ लेता हूँ सीधा, तो कुछ नहीं हो सकता उसका, उसका कुछ नहीं हो सकता, उसको थोड़ा आएगा कुछ भी, जिसके बेसिक्स वीक रह जाते हैं। तो इसलिए अभी ये भी बेसिक्स बन रहे हैं आपके, लर्न दैम, अंडरस्टैंड दैम, आपको काम आएंगे ये आगे जाके। जब भी पढ़ते जाओगे, आगे इंजीनियरिंग करोगे, कुछ भी करोगे, कहीं पे भी जाओगे, इट विल हेल्प यू। और किसी को मालूम नहीं होता कि उसने आगे जाके क्या करना है। समझ आई बात? यू कैन प्लान द थिंग्स बट डजंट मीन कि आप बिल्कुल वैसा ही ट्रैक पे चलेगा जैसे आप सोच रहे हो। तो इसलिए लर्निंग करते जाओ, आगे आपके काम आती है, मेरी तो ऐसा मानना है, बाकी आपकी अपनी अपनी इच्छा है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट ही है। तो देखो अब इसके क्या, डीएम के बारे में बात करेंगे। डीएम यहाँ पे फिर से वही रिंग ली है, लेकिन रिंग का पोर्शन लिया, जैसे डिस्क का पोर्शन है तो रिंग का भी पोर्शन है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जो रिंग ली है हमने, उसका क्या करेंगे, उसका डीएम किसके, पहली बात ये, इस रिंग का लेंथ कितनी होगी, वहाँ तो 2 पाई आर थी पूरी, यहाँ कितनी होती है, आर थीटा, एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर्क है ना, आर्क का रिलेशन होता है आर थीटा के बराबर, बड़ी बार बता दिया आपको। तो आर थीटा, तो आर थीटा इंटू डी आर, ये क्या हो गया, इसका एरिया। तो सिग्मा इंटू डी ए, जैसे पीछे लिखा था आपको, तो सिग्मा इंटू डी ए लिख दिया, सिग्मा की वैल्यू डाल दी। सिग्मा की वैल्यू कैसे डाली, पूरी डिस्क की, पूरी डिस्क का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और इसका कटिंग का क्या होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर थीटा। ये लिखा हुआ है मैंने, आप याद रख लो, बस उसके आगे फिर आपको मालूम होना चाहिए डी आई कैसे निकाला हमने। ठीक है, ये कैलकुलेशन करके खुद देखो कैसे किया हमने। देखो ये सारी कैलकुलेशन की है, mr² / 2, इसका भी आंसर आ गया है। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ये भी सीखा आपने, ये भी सीखा। देखो डिस्क वाला ही आंसर आया, थीटा पे डिपेंड ही नहीं करता, थीटा पे डिपेंड ही नहीं करता। क्या पता चला, देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया था, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया था बताओ, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² / 2 आया था। सेमी सर्कुलर डिस्क का कोई पूछ ले तो क्या आएगा, mr² / 2 ही आएगा, सेम आएगा। और ये तो मैंने बिल्कुल एक पीस काटा था उसका, तो इसका भी क्या आएगा, सेम mr² / 2 ही आएगा। ठीक है, ये सब समझ आ रही है? ठीक है, ये तो कर लिया हमने, आगे चलते हैं। याद करो सेंटर ऑफ मास, अगला आ गया आपका हॉलोस्फीयर। हॉलोस्फीयर के केस में क्या करोगे भाई, हॉलोस्फीयर में भी सिग्मा आता है, सिग्मा को किससे मल्टीप्लाई करना है, डी ए से। एलिमेंट कौन सा लेते हैं, आपको लैटिट्यूड की कहानी सुना दी थी पूरी मैंने इसके लिए, सेंटर ऑफ मास के टाइम पे। तो ये एक रिंग है ऊपर जो बनाई हुई है, आधा पोर्शन रिंग का क्यों नहीं नजर आ रहा आपको, 3D है भाई, पीछे गई हुई आधी रिंग, ये पूरी रिंग है, ये पूरी रिंग है। पूरी रिंग में क्या लिख दिया आपने, सिग्मा इंटू डी ए। डी ए किसके बराबर होगा, इस रिंग का, देखो पहले एक बात अंडरस्टैंड करो, इस रिंग का क्या, सरकमफ्रेंस इंटू इसकी विड्थ। जो ये रिंग ली हुई है उसकी विड्थ कितनी है, जो ये रिंग ली है इसकी विड्थ कितनी है, आपको याद होगा। ये यहां से ना हमने एक्चुअली, मेरा ये ठीक नहीं बनी है साफ डायग्राम, मैं बना देता हूं आपको। ये आपने, ये जो रिंग है ना, जो ये आपकी रिंग है, मैं थोड़ी मोटी यहां पे दिखाता हूं आपको, ये रिंग है, इस रिंग की ये विड्थ कितनी है, ये हमने सेंटर से ऐसे लिया हुआ है, ये ऐसे ऐसे, इनके बीच में कितना एंगल, डी थीटा, अच्छे से बनाओ अपने पास, और ये इधर से कितनी दूर है, थीटा। इसलिए इसकी जो विड्थ होगी वो कितनी बराबर होगी, आर डी थीटा। सेंटर ऑफ मास में भी ऐसे ही किया है हमने, वहां देख सकते हो आप डायग्राम, आर डी थीटा। अच्छा, ये जो रिंग ली है इसका रेडियस किसके बराबर आता है, आप करो, लगाओ ट्रिग्नोमेट्री और आपको दिख जाएगा। सेंटर ऑफ मास में भी लिया आपने, सेम आंसर है वहां पे भी, यही सेम, बिल्कुल सेम। और 4m/πr² क्यों किया, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर होता है 4πr²। तो इधर से हमें क्या मिल गया, डी एम की वैल्यू मिल गई m/2 cos थीटा डी थीटा। फिर हमने डी आई निकाला,
डी आई कैसे निकालेंगे? डी आई आपको मालूम है जो डी एम है, डी एम इंटू आर स्क्वेयर करो, डी एम इंटू कितना करो? आर स्क्वेयर। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला आपने? ये रिंग का, जो रिंग आपने ऊपर ली है। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है? डी एम आर स्क्वेयर के। तो उसका आर है किसके बराबर? वो उसका आर स्मॉल आर है, यहां लिख दो आप स्मॉल आर। और स्मॉल आर किसके बराबर है? आर कॉस थीटा। तो इसलिए वो आर स्क्वेयर है। ठीक है, अच्छे से नोट करो एक एक बात को, एक एक बात को नोट करो जिसने सीखना है। फिर आगे कैलकुलेशन करोगे तो यू विल गेट द रिजल्ट। आगे मुश्किल नहीं है, मेन चीज़ें वही हैं जो आपको समझा दी मैंने। सॉलिड स्फीयर के केस में, सॉलिड स्फीयर के केस में क्या करते हो आप? सॉलिड स्फीयर के केस में आप लोग हॉलो स्फीयर लेते हो, उसका एलिमेंट क्या लेते हो? हॉलो स्फीयर। ये हॉलो स्फीयर है, दिस इज अ हॉलो स्फीयर, ये स्फीयर है। अब जैसे ये स्फीयर नहीं ना, ये भी सर्कल लग रहा है आपको, तो इसलिए ये भी सर्कल लग रहा है, लेकिन है ये दोनों स्फीयर। ये सॉलिड स्फीयर है, उसके अंदर हमने एक हॉलो स्फीयर काटा हुआ है। और इस हॉलो स्फीयर का क्या लेना है आपने? याद रख लो प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है। सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के केस में आप एलिमेंट क्या लेते हो? एक हॉलो स्फीयर। एक हॉलो स्फीयर लेते हो, उस हॉलो स्फीयर का एरिया किसके बराबर होगा? उस हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम किसके बराबर होगा? उसके सरफेस एरिया के साथ मल्टीप्लाई करना है किसको? इसकी विड्थ को। तो विड्थ हम तो हमेशा डी आर लेते हैं, इसलिए ये मल्टीप्लाई किया है इधर। रो, पहली बार रो आया पिक्चर में, रो इंटू क्या? डीवी। व्हाट इज डीवी? वॉल्यूम ऑफ दिस हॉलो स्फीयर। ठीक है, आगे देखो, आगे करके देखो, आपको समझ आएगा। रो किसके बराबर? m/4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड स्फीयर। उधर से किया, डी आई निकाला। जब आपने डी आई निकाला तो डी आई करके आपको आंसर मिल जाएगा इसका। देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो, उसका कितना आया था? 2/3, इसका आएगा 2/5। इसका उसका 2/3 होता है, इसका 2/5 होता है। यस, 2/5। ये देखो क्या किया है, ये ध्यान देना। मैं बताता हूँ आपको, एक चीज़ यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, एक चीज़ गलती सबसे हो सकती है यहाँ पे। क्या ये डी एम आर स्क्वेयर नहीं ठीक लिखा आपने? हॉलो स्फीयर का लिखना है आपने। क्या ये जो मैंने लिखा है ये काट दो, ये काट देना। हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम, ऊपर निकाला आपने, एम आर स्क्वेयर इंटू 2/3। हॉलो स्फीयर का वही लिखा आपने, एम की जगह क्या लिख दिया? डी एम। आर किसका लेना है? हॉलो स्फीयर का। कितना है वो? स्मॉल आर, इसलिए ये दिखाई दे रहा है। फिर आगे कैलकुलेशन करो, आ जाएगी आपको। आगे कुछ नहीं है, ये छोटी सी बात नोट करके रखो। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका सॉलिड कोन। जैसे वहां किया था, अगर आपको याद हो सेंटर ऑफ मास के केस में जैसा किया था वैसा ही करना है। यहां पे सॉलिड कोन इमेजिन करो अपने माइंड में। जब सॉलिड कोन अपने माइंड में इमेजिन करोगे तो जब उसको यहां से काटोगे इस जगह से, तो क्या बनेगी ऊपर? डिस्क। तो ये डिस्क है, लिखाई नहीं दे रही डिस्क जैसी, लेकिन ये गुलाई में है, ये ऐसी है, यहां से कटिंग आएगी ऐसी, ऐसी है। बनाते ऐसे ही है जैसे मैंने बनाई है, लेकिन ये ऐसी है, ऐसी। ठीक है, अब इसका रेडियस हमने आर लिया, स्मॉल आर। वो कैसे निकालते हैं स्मॉल आर का रिलेशन? जैसे कैपिटल आर के रिलेशन में निकालना होता है तो पीछे उसके केस में आपका हॉलो स्फीयर के केस में, हॉलो स्फीयर के केस में वो कॉस थीटा के साथ हमने निकाल लिया था। यहाँ तो ऐसा कोई रिलेशन बनता नहीं, तो यहाँ पे आपको सिमिलर ट्राइंगल्स लगानी पड़ती है जैसे आपने लगाई थी कहाँ पे? सेंटर ऑफ मास के केस में। ठीक है, ये देखो, ये लगाया मैंने। यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। देखो ये इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। यहाँ सिमिलर ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट यूज़ करके आपने क्या निकाल लिया? आर निकाल लिया। ठीक है, आर निकाल लिया सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ करके। फिर आपने यहाँ से, आपको मालूम है, देखो मैं दोबारा बताता हूँ एक बार, ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपने ये वाई डिस्टेंस पे आपने ये एक एलिमेंट लिया विच इज़ ए डिस्क। ठीक है, फिर इस डिस्क का रेडियस मुझे चाहिए, इस डिस्क का रेडियस चाहिए। वो कहाँ से मिलेगा? सिमिलर ट्राइंगल यूज़ करके। इस बार मैंने वाई ओ है वो ऊपर से लिया हुआ है। जब हमने सेंटर ऑफ मास किया तब हमने वाई ऊपर से, नीचे से लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये कंपैरेटिवली बेटर लगा इसलिए मैंने ऊपर से लिया वाई। कहीं से भी ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वहाँ से आपका रिलेशन क्या बना? आर इज इक्वल टू आर वाई अपॉन एच। जब आर वाई अपॉन एच बना, रो इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? आपको आना चाहिए, बिकॉज दिस इज वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो यहाँ से डी एम निकला, डी एम इज इक्वल टू रो डी वी, और यहाँ से आपका आ गया रो पाई आर स्क्वेयर डी वाई। ठीक है, ये सब हमने जब निकाला, ठीक है, डी वाई, ये पाई आर स्क्वेयर डी वाई हमने क्या लिया? डी वाई इज द, ये लिखा नहीं है यहाँ, मैंने डी वाई लिखना चाहिए था। डी वाई इज द विड्थ ऑफ दिस डिस्क, विड्थ ऑफ द डिस्क लिख के रखो आप, ये डी वाई है।
dy विड्थ की डिस्क है आपकी, ठीक है। एरिया कितना है उसका, पाई आर स्क्वायर, आर कौन सा, डिस्क का रेडियस, फिर सारा कुछ डालोगे तो आंसर आ जाएंगे। ये सब शूट करते जाओ तो आपको सब आंसर मिलेंगे। ये देखो डिस्क का हमने जब ये लिया डी आई लिया तो किसका लेना है, डिस्क का लेना है। डिस्क का क्या होता है, एम आर स्क्वायर अपॉन 2। बस ये सारा डालते जाओ तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और रिजल्ट याद भी रख लो, रिजल्ट याद भी रखना है, रिजल्ट याद रखना है। अच्छे से कैलकुलेशन करो, आएगा आपको। कोई स्टेप नहीं आएगा, हम डिस्कस करेंगे, स्टेप्स डिस्कस करेंगे, पहले बता देता हूँ आपको। हाँ, ये सब नोट करो। 3/10 एम आर स्क्वायर कोन का, सॉलिड कोन का आ गया आपका। ये हॉलो कोन जो होती है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। हॉलो कोन के केस में क्या होता है, हॉलो कोन है ना जब, तो हॉलो कोन को भी याद रखो ऐसे। अगर हम एक हॉलो कोन लें अंदर से खोखली और उसको ऐसे प्रेशर डालें जैसे मैंने हॉलो सिलेंडर उसके केस में बताया था, वो भी डिस्क बन जाती है। ये पूरा सारा जो मटेरियल है ना ये वाला, ये उसके अंदर चला जाता है। याद रखो, ये भी कॉन्सेप्ट है, याद रख लो, नहीं मालूम तो। और अब ये फील कैसे करवाऊँ आपको, मैं इतना ही बता सकता हूँ। अब ये करके कैसे देखें, तो इसका जो डिस्क का जो डिस्क, इसीलिए डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वही किसका होता है, हॉलो कोन का, सॉलिड का नहीं। सॉलिड का आपको ड्राइव करके दिया। हॉलो कोन का कितना होगा, 3/10 एम आर स्क्वायर। सॉलिड कोन का 3/10 एम आर स्क्वायर, हॉलो कोन का एम आर स्क्वायर अपॉन 2 जो कि डिस्क का होता है। ठीक है, ये सब ड्राइव करके देख लो। ये देखो मैंने हॉलो कोन का लिखा हुआ है डिस्क जैसा, आपको समझा भी दिया मैंने अभी। ठीक है, ये देखो अब आ गया रेक्टेंगुलर प्लेट, लास्ट है आपका रेक्टेंगुलर प्लेट। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे अब ये भी समझना है आपने अच्छे से, और इसके फॉर्मूले भी याद रखने हैं। रेक्टेंगुलर प्लेट भी इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, ऑब्वियसली ए और बी बराबर नहीं है। इसकी लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो मैं यहाँ पे बनाई है मैंने। ये इसकी बी है, ये इसका ए है। ठीक है, इसकी इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस ये आपको आनी चाहिए, अबाउट दिस एक्सिस। और अभी जो एक्सिस ली आपने वो किसके पैरेलल ली है, ए के। जब ये इसके पैरेलल लोगे तो बी के पैरेलल होगा, तो अभी जो आंसर आएगा वो ए के अकॉर्डिंग आएगा, नहीं सॉरी बी के अकॉर्डिंग आएगा। मैं बताता हूं कैसे, मैं बताता हूं कैसे याद रखना है आपने। है बहुत सिंपल, कैलकुलेशन कोई डिफिकल्ट नहीं है, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है इसकी। ये देखो सिग्मा लेंगे, इसमें प्लेट है, मास अपॉन एरिया, डीएम लेंगे, ये हमने यहाँ पे ये विड्थ ली इसकी कितनी, ये एक रेक्टेंगल सामने दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल बनाइए। इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, ए इंटू डी एक्स, तो ए इंटू डी एक्स। ये सब करो, ये आपको आएगा। जिसको पिछला आ गया ये उसको कुछ नहीं लगेगा ये सब। ठीक है, फिर उसके बाद डी आई निकाला, डी आई आपको मालूम है यहाँ पे कितना आएगा इसका, ये जो एलिमेंट आपने लिया इसका कितना आएगा, डी एम एक्स स्क्वेयर, डी एम एक्स स्क्वेयर आ गया। डी एम एक्स स्क्वेयर के बाद सॉरी, डी एम एक्स स्क्वेयर के बाद क्या आ गया, डी एम किसके बराबर, वो उधर से डाल दिया हमने डी एम की वैल्यू, वो सारी डाल के यहाँ से आई निकल जाएगा। और आंसर क्या आया, आंसर पे फोकस करना इंपॉर्टेंट है जरा इसमें, एम बी स्क्वेयर अपॉन 3 रॉड जैसा आया। क्यों बताऊं रॉड जैसा क्यों आया, रॉड याद करो एल लेंथ की, जब इस एक्सिस के अबाउट हमने किया था ना, याद करो जरा, इस एक्सिस के अबाउट किया था तो उसका आंसर आया था एम एल स्क्वेयर अपॉन 3। एक रेक्टेंगल जो है उसको जब अगर प्रेशर डाल के आप पिचका दो तो क्या वो रॉड बनेगी या नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी, बनेगी। और वो कितनी कितनी, जब आपने उसको पिचकाया इधर से तो कितनी लेंथ की रॉड बनी, ये बी लेंथ की, इसलिए आंसर क्या आया, एम बी स्क्वेयर अपॉन 3। अब देखो एक और बात इंटरेस्टिंग, याद रखना, मैं एक बात बता रहा हूं आपको, रेक्टेंगुलर प्लेट इंपॉर्टेंट है, सीखने लायक चीज़ है। देखो अगर मैं ये लूं एक रॉड, सॉरी ये प्लेट, और इस बार आपकी एक्सिस ये वाली ले लूं, ये वाली। अब कॉमन सेंस से आंसर बताओ इसका क्या होगा, इसका इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूं ये। अब ये किसके, ये एक्सिस ली ना आपकी, ये एक्सिस जो है वो ए के साथ है। देखो ए को सॉर्ट ऑफ कट कर रही है, ए को पूरी तरह कट नहीं कर रही बट ए को जैसे लग रहा है कट कर रही है, तो ए को कट कर रही हो तो आंसर आएगा एम ए स्क्वेयर अपॉन 3। जैसे बी को कट कर रही हो तो इसका आंसर आएगा एम बी स्क्वेयर अपॉन 3। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, अगर इधर हो तो
याद करो रॉड जब सेंटर से होता तो एम एल स्क्वेयर अपॉन 12 था रॉड के केस में। यहां पता क्या होगा, किसको काटा, किसको काटा, बी को काटा, तो इसलिए आंसर क्या आएगा, एम बी स्क्वेयर अपॉन 12। और इसके केस में क्या आएगा, ये आपको मैं दूसरे मेथड से भी बताऊंगा बाद में, जब मैंने आपको थ्योरम्स बतानी है। मैंने अभी तो एक्सिस आपके साथ डिस्कस नहीं की, मैं जैसे रॉड का बता, रॉड के साथ इसको कंपेयर करके बता रहा हूं इसको। तो इसका आंसर क्या आएगा, आपने बोलना किस साइड को काटा, आपने ये ए बी नहीं ना याद रखना, ए बी याद रख के काम थोड़ा चलेगा, एग्जामिनर ने पता चला ए और बी उल्टे कर दिए फिर। इसलिए आपने किस साइड को काटा, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने जिसको आपने ए लिया था उसको काटा, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, और बीच से काटा, बीच से काटा तो इसलिए इसलिए रॉड के साथ कंपेयर करके एम एल स्क्वेयर एम ए स्क्वेयर अपॉन 12। ये नोट करके रखो अपने पास, ठीक है। ये लेकिन दोबारा बाकी एक्सिस का तो मैं दोबारा भी बता सकता हूँ, ये सब चीज़ें नोट करो। इनके सारों के फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, चाहे डेरिवेशंस याद हो ना हो। डेरिवेशन याद करके कोई फ़ायदा नहीं है, बट डेरिवेशन समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर में बोर्ड तो पूछने नहीं वाला ये सब डेरिवेशंस आपको। तो इसलिए आपने इन डेरिवेशंस को कोई क्रैम नहीं करना है, आपने इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। एक बार हाथ से लिख के खुद, एक बार रीड करके, एक बार खुद इसको अपने हाथ से करो, यू विल फील कि हमें ये सब चीज़ें आती हैं। अब एक जैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 2-3 पढ़ के रखो और फिर अपने हाथ से उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर नहीं आएगा फिर देखो, फिर आप समझो उसको, फिर डिफिकल्टी आएगी तो हम डिस्कस भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।